सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकाज फेटल ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उनको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ा सा नॉइज़ आएगा क्योंकि अभी मैं गाँव में हूँ और ऊपर से छत में हूँ और शादी का माहौल है, तो थोड़ा बहुत शोर आ सकता है। बट मेरी आवाज़ आपको समझ तो आ जाएगी, मुझे इतना पता है, क्योंकि अब इतना शोर होगा, इतनी सारी चीज़ें होंगी और मैं ये सोच लूँ कि मैं वीडियो शूट ना करूँ फिर कैसे चलेगा। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और मैं कोशिश करूँगी वीडियो बेहतर हो और आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए। तो जो आप कमेंट्स करते थे मैं सिर्फ उन्हीं का जवाब दे पाती थी और प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आपको मैं नहीं दे पा रही थी हर एक टीचर की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। यही सोचकर मैं आज ये नया वीडियो लेके आई हूँ ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए। और इसके बाद भी मैं आगे जैसे पीजीटी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टीजीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, एंड और भी जो टीचर्स हैं जेएस है एंड लाइब्रेरी टीचर, म्यूज़िक टीचर और भी टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं आगे चलकर उनकी पर्टिकुलर वीडियो आपको दूंगी। मैं आपको बता दूं, मुझे थोड़ी सी सर्दी है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज आपको लगेगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा एज ऑलवेज़। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब होती है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की, ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है एक तरह से। और ऐसा फील होता है कि हम बहुत रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और वो ऑल टाइम रहती है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो रहती है। और जब प्रेशर आता है ना, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर रख दी गई है। ये दोनों चीज़ें फील हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने बच्चों के माँ बाप बन गए हैं, तो आपके बच्चे भी इसमें आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे अगर आप प्रॉपर आपकी जॉब को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरे दिल से करेंगे। तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, तब वो जो है ना इसमें बिल्कुल फंस जाते हैं, उनको फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको पूरी दिल से करेंगे और ईजी वे में लेके चलेंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी और आपके जो बच्चे हैं आपको बहुत प्यार देने वाले हैं इसमें, और आपको कभी भी अपनी जॉब छोड़ने का मन नहीं करेगा। और अगर आपका काम बहुत अच्छा होगा, आप एक अच्छे वार्डन साबित होते हैं, तो आप अपने बच्चों की लाइफ बदल सकते हैं, उनका फ्यूचर सेट कर सकते हैं कि वो आपके बच्चे होते हैं और आप उनके माँ बाप की तरह उनके सामने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली हॉस्टल वार्डन को मोस्टली हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। उनका वहाँ पर ऑफिस होता है, पर्सनल रूम भी होता है, तो हॉस्टल में ही आपकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। वहीं पर आप खाना बच्चों के साथ खाएंगे, वहीं पर रहेंगे उनके साथ। लेकिन अगर आपकी फैमिली है और अगर आपको अलग से क्वार्टर अलॉट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन मोस्टली हॉस्टल वार्डन को अपने हॉस्टल में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों को देना होता है। और अगर आपकी फैमिली है तो आप अलग से क्वार्टर भी अलॉट करवा सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। लेकिन आपका टाइम ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ ही हॉस्टल में गुजरेगा, क्योंकि आपका काम ही क्या है, हॉस्टल वार्डन। सो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हॉस्टल में रहेगी। तो जब बच्चे दिन में स्कूल में रहेंगे उस टाइम थोड़ी सी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अदरवाइज़ सुबह शाम रात ऑल टाइम तो 24 घंटे का आपका वर्क होता है। कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों को, हॉस्टल को या हॉस्टल से जुड़े वर्क्स को और वर्कर्स को, तो इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। सुबह से लेकर शाम तक जो आपको काम करने पड़ते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सुबह बच्चों की 5 बजे प्रेयर होती है, तो उस टाइम आपका बच्चों के साथ वहाँ पे होना ज़रूरी होता है। बच्चों को जाके वहाँ पे उठाना या तो फिर वैसे शेड्यूल सेट करना कि बच्चे सुबह 5 बजे उठ जाएंगे और वहाँ पे आपको जाके उनके साथ प्रेयर करवानी है। देन उसके बाद बच्चों को स्टडी के लिए बोलना है। बच्चे जब स्टडी 2 आवर्स कर लेते हैं, देन 7:30 बजे करीब बच्चों का नाश्ता होता है, बच्चों का नाश्ता निकलवाना होता है, उनका नाश्ता बनवाना होता है। मतलब आपको अपने सामने सारी चीज़ें खड़े होकर करवानी होती है वहाँ पे। और मतलब करते काम वर्कर्स हैं जैसे नाश्ते का, और अब वहाँ पर आपको बैठना होता है, देखना होता है कि खाना सब सही से बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर खाना सही बनेगा तो सब कुछ सही रहेगा, बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि खाना जो हॉस्टल का बनता है वो बिल्कुल प्रॉपर सही तरह से बने। तो सबसे पहले सुबह प्रेयर होती है, देन उसके बाद आप बच्चों को स्टडी के लिए बोलेंगे। देन उसके बाद 7:30 बजे करीब या 8 बजे तक बच्चों का नाश्ता हो जाता है। देन अगर सुबह से स्कूल है तो नाश्ते के जस्ट बाद बच्चे स्कूल जाते हैं। और सुबह से अगर स्कूल है तो जो 2-3 घंटे बच्चे पढ़कर आते हैं स्कूल से, देन उसके बाद बीच में लंच होता है। तो उसका टाइमिंग आपका अगर आपके स्कूल का जैसा भी होगा तो उस हिसाब से होगा। देन नाश्ते के अगर स्कूल नहीं है सुबह से 10:30 बजे से रहेगा, तो आपको सुबह 7:30 बजे नाश्ता कराने के बाद बच्चे अपनी प्रिपरेशन करते हैं, चाहे तो वो अपना स्टडी करते
हैं, तैयार होते हैं या बच्चे खेलते हैं, दैन उसके बाद में बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद में नाश्ते के टाइम ही आपको खाने की तैयारी शुरू करवा देनी होती है। तो मेन्यू के अकॉर्डिंग आपको वो खाने की चीज़ें निकलवानी पड़ती है, राशन निकलवाना पड़ता है, सब्जियाँ निकलवानी पड़ती है, दाल आटा वगैरह जो खाना बनता है प्रॉपर, दाल चावल सब्जी रोटी और भी कुछ चीज़ें जो भी रहती हैं वो आपको पहले से ही निकलवा देनी होती है 3 घंटे पहले, ताकि बच्चों का टाइम पर खाना बन जाए और बच्चे टाइम पर खाना खा के स्कूल निकल जाए। तो 10:30 बजे के पहले 9:30 बजे के करीब बच्चों को खाना मिल जाना चाहिए सुबह का। और सुबह से स्कूल रहता है तो वही खाना जो है बच्चे लंच में खाएंगे स्कूल के लंच टाइम पे। तो ये रहा सुबह का शेड्यूल। देन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसमें आपको देखना होता है कि सारे बच्चे प्रॉपर स्कूल गए हैं या नहीं। तो आपको 1-2 राउंड लगाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है कहीं कोई बच्चा नहीं गया है तो किस रीज़न से नहीं गया है वो आपको उनसे पूछना होता है कि बच्चे क्यों नहीं गए, और मतलब उनका ख्याल रखना होता है। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। देन उसके बाद बच्चे आते हैं शाम को स्कूल के बाद, तो ये हमारे स्कूल में शाम को भी बच्चों को नाश्ता मिलता है, भी जैसे दूध बिस्किट हो गया और भी जैसे कोई और नाश्ता है जो मेन्यू के अकॉर्डिंग रहता है तो वही आपको खिलाना पड़ेगा। तो शाम को इवनिंग के टाइम भी स्कूल से आने के आधे घंटे बाद बच्चों को मतलब फ्रेशन अप होकर बच्चे आकर नाश्ता करते हैं। देन आपको शाम का नाश्ता कराने के बाद फिर शाम के नाश्ते के टाइम से ही आपकी डिनर की तैयारी आपको शुरू करवा देनी होती है। तो डिनर की तैयारी में वही दाल चावल सब्जी रोटी और जो मेन्यू के अकॉर्डिंग रहता है तो वो आपको बनवानी होती है। क्योंकि जब भी बच्चे नाश्ता करें खाना खाएं तो आपको ये देखना है कि खाना जो डिनर बन रहा है, जो नाश्ता बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब अच्छा टेस्ट होना चाहिए और हेल्दी खाना होना चाहिए। मतलब कहते हैं ना एक संतुलित और पौष्टिक आहार, उसी तरह से बच्चों का खाना होना चाहिए। और वो आपको टेस्ट भी करके देखना, आपके वर्कर्स जो हैं खाना बनाने वाले जो होते हैं पहले उनको खाकर देखना है कि अगर वो खाने लायक है तो तभी तो बच्चे खाएंगे ना। तो आपको इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लगाना है कि आज का खाना कैसा बना, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। तो उसमें आपको वर्कर्स को जो है गाइडेंस देना होता है कि खाना में अगर कुछ कमी है या कुछ रह गया है तो आप आगे से उसका ध्यान रखेंगे। तो खाना बिल्कुल बहुत ही अच्छा होना चाहिए बच्चों का। तो शाम को नाश्ता करने के बाद 5 बजे करीब बच्चे नाश्ता करते हैं, 5 या 5:30 बजे। देन उसके बाद में 7:30 या 8 बजे तक बच्चों का डिनर होता है। देन उसके बाद में बच्चे पढ़ाई करते हैं और तब तक आपको वहीं पर रहना पड़ता है और बच्चों को भी साथ में अपने साथ खिलाना पड़ता है खाना। और आप भी बच्चों के साथ बैठ के वहाँ पर खाना खा सकते हैं। एटलीस्ट टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि जो अगर आप खा सकते हैं तो वो बच्चों के खाने लायक है कि नहीं है ये आपको देखना है। तो अगर आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं या नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई, और उसको आगे सुधारना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों को भी अच्छा लगेगा और कि आप उनके साथ खा रहे होते हैं। देन उसके बाद में बच्चे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब घूमते फिरते हैं या खेलते हैं, उनको जो भी लगता है। देन आधे घंटे बाद बच्चों की स्टडी के लिए आपको अनाउंस करना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने मन से कभी नहीं करते, तो आपको उनके पीछे लगना पड़ता है। तो बच्चों को आप बोलेंगे कि जाकर पढ़ाई करें। दैन उसके बाद में बीच में राउंड भी लगाना पड़ता है आपको कि बच्चे ये पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप ऐसे बीच में राउंड लगाते हैं तो इस डर से मतलब बच्चे पढ़ते हैं कि चलो हमारे जो वार्डन है वो हमको राउंड लगाकर हमको देख रहे हैं, तो इस वजह से उनको एक डर भी रहता है। जैसे मम्मी पापा अगर नहीं रहते बच्चों के सामने तो बच्चे अपने मन मर्जी का जो भी रहता है खेलने वेले लगते हैं। तो आपको बच्चों पर थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और हर एक चीज़ का, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों का रखते हैं, हर एक चीज़ का, उनके खेलने का, उनके पढ़ाई करने का, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक आपने ये सब एक्टिविटीज़ करानी और आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको करनी होती है, जैसे कि बच्चों के मैनर्स की जिम्मेदारी आपकी होती है। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना, अनुशासन सिखाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आपको हॉस्टल को एक घर की तरह रखना होता है। जैसे माँ बाप बच्चों को घर में कैसा माहौल देते हैं, उसी तरह से आपको अपने हॉस्टल में देना होता है। और आपको अपने बच्चों का पेरेंट्स बनना पड़ता है। और एक माँ बाप की तरह आपको बच्चे की हर एक परेशानियों को ध्यान से सुनना पड़ता है, उनकी हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अगर वो परेशान है तो आपको उनको सॉल्यूशन निकाल कर देना है और उनका सपोर्ट करना है। और आपको अपने हॉस्टल का ऐसा माहौल बनाना होता है जैसा कि एक अच्छे घर का माहौल होता है। बच्चों को अनुशासन सिखाना होता है और एक अच्छी लाइफ को कैसे जिया जाता है, और एक दूसरे की हेल्प करना सिखाना। जैसे कि आपस में मतलब इतने सारे बच्चे होते हैं तो आपस में फ़ाइट करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तो उन पर भी आपको बच्चों को सिखाना है कब कैसे किस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करना
है, एक बच्चे को किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करनी होती है, ये सब चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी होती है। क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं तो उन पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं और वो 6th क्लास में नए आए हुए होते हैं तो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं, वो रह नहीं पाते हैं उनके बिना और हमेशा घर जाने के लिए उनका मन करता रहता है। तो इसमें भी आपको उनको ऐसा माहौल बना के देना है कि बच्चे जो है उनको फील ही ना हो, माँ बाप की कमी महसूस ना हो। उस तरह से आपको अपना बच्चों का माँ बाप बनाकर रहना है, उनके पेरेंट्स की तरह उनको आपका बिहेव उनके साथ होना चाहिए। और बच्चों को ऐसा माहौल दीजिए, बड़े बच्चों को उनको फ्रैंक होने के लिए कहें, वैसा माहौल बनाने के लिए बोलें कि बच्चे जो हैं आराम से अच्छे से रह सकें और उनका जो है हॉस्टल में मन लगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ चीज़ें नहीं मान रहे हैं या बच्चों में कुछ कमी है, तो बीच बीच में उनके पेरेंट्स से भी मिलना होता है कि इसमें ये कमी है। तो पेरेंट्स से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आप उनके बच्चों के लिए और ऐसा क्या कर सकते हैं जिनसे जो बच्चा है उनका उसकी लाइफ पर अच्छा असर पड़े। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंथ में एक बार बच्चों की आपको काउंसलिंग करनी होती है, उनकी परेशानियों को सुनना, अगर वो किसी चीज़ से परेशान है तो उनका सॉल्यूशन देना। और जैसे हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम है तो उनसे खुद पूछना कि बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उनसे ढेर सारी बातें करना, कोई कमी है या बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा है कुछ, मतलब बच्चों की परेशानियां सुनना और उनकी सॉल्यूशन देना। और बच्चों को काउंसलिंग करके उनको अच्छी आदतें सिखाना, अनुशासन में रहना सिखाना, हॉस्टल में कैसे रहा जाता है और लाइफ को कैसे जिया जाता है। इससे वो काउंसलिंग जब आप उनकी करेंगे तो बच्चों में इसका अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा मैनर्स उनके अंदर रहेगा, तो आपके हॉस्टल का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूँगी कि वो हॉस्टल वार्डन की और भी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंडर में आता है कि बच्चों के रहने खाने पीने से लेकर उनकी ज़रूरतों का ध्यान देना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, बच्चों को अच्छा मैनर सिखाना, एक घर में जैसा माहौल होता है उस तरह से उनको माहौल देना, ये हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ जाता है। सेकेंड है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंडर में आपको हॉस्टल में सेफ्टी का ध्यान देना है, वहाँ पर गार्ड होना चाहिए और बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े उस तरह से बच्चों को वैसा माहौल देना है। आसपास ऐसे कोई भी माहौल क्रिएट ना हो जिससे बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों की लाइफ पर असर पड़े, बच्चों के हॉस्टल के माहौल पर असर पड़े। थर्ड है इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंडर में आता है कि बच्चे कभी भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से कोई ऐसा एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है मेंटली कि मैं इसका कैसे सॉल्यूशन निकालूं। जैसे अगर बच्चों की तबीयत खराब है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, पहले से आपको ऐसी व्यवस्थाएं बना के रखनी है ताकि आपको जब वो प्रॉब्लम आए तो उसका आप आसानी से उसको फेस कर सकें। स्टूडेंट सुपरविजन। स्टूडेंट सुपरविजन के अंदर आ जाता है कि बच्चों में अगर कोई कमी है या स्कूल में अगर वो किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हॉस्टल में उनका सॉल्यूशन देना, एंड अगर पढ़ाई में उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर वीक है तो उनको सपोर्ट करना, आप उनकी किस किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, मतलब आपको इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना होता है। काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग एंड गाइडेंस के अंदर आप सुनकर ही समझ पा रहे होंगे कि बच्चों का टाइम पर अगर वो गलत रास्ते में जा रहे हैं या उनको किसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेंशन है पढ़ाई का और माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनकी काउंसलिंग करनी है, उसका सॉल्यूशन देना है और उनके आसपास का माहौल आपको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और उनको गाइडेंस भी देना है कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आप भी उनको अपनी तरफ से सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बच्चों के बारे में उनके पेरेंट्स से डिस्कशन करें, बात करें और बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम है पहले से तो उनके साथ में मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें और टाइम पर पेरेंट्स मीटिंग भी करें। सो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कि आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चों का जो खाना पीने का जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए, मतलब खाना पीना उनका सबसे ज़्यादा सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो नेक्स्ट है बच्चों के फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए और उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए उनको ऐसा माहौल क्रिएट करवाना और जैसे कि खेलकूद करवाना, टाइम पर उनको ऐसा टाइम देना खुल के कि बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना फिज़िकल डेवलपमेंट भी कर सकें। तो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। आपके यहाँ पे हॉस्टल में प्रॉपर इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए आपके पास स्पोर्ट्स के जो गैजेट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, कोई कमी ना हो जिससे बच्चों को कमी महसूस हो। आ गए आप, श्योर करोगे? शाम भी काफ़ी हो रही है, चलिए जल्दी से फिनिश कर लेते हैं।
आपको इसका भी ध्यान रखना होता है कि हॉस्टल पूरा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, जैसे बाथरूम्स हो गए, किचन हो गए। अगर ये सब क्लीन रहेंगे तो इससे जो है आपके हॉस्टल में हाइजीन मेंटेन रहेगी और बच्चों की भी हाइजीन मेंटेन रहेगी। इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है कि वर्कर जो है अपना काम प्रॉपर करें और साफ़ सफाई रहे हॉस्टल में। तो इससे जो है बच्चों में पॉजिटिविटी आती है और हॉस्टल का माहौल भी साफ़ सफाई में रहता है, क्लीन एंड क्लियर रहता है, तो बच्चों को भी अच्छा महसूस होता है, उनकी तबीयत पे भी असर नहीं पड़ता है, बच्चे हेल्दी रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। खाने के साथ साथ पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पानी जो है बच्चों को क्लीन मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऊपर मतलब इवनिंग के टाइम में जाती हूँ और मुझे टाइमिंग का पता नहीं होता है कि वीडियो इतना लंबा खिंच जाता है और मतलब शाम हो जाती है। तो मैं नीचे आ गई हूँ अभी और चलिए यहीं से बात करते हैं और यहीं से मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शाम हो रही थी और मैं आपको देख नहीं रही थी और मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और बहुत सारी चीज़ों का शोर आ रहा था शादी का। अभी मैं नीचे आ गई हूँ और आपको पता ही है कि ये मेरे पापा का डायलिसिस रूम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा साइलेंस होता है, तो मैं यहीं पर आ गई हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ा सा और भी ज़्यादा बैटरी है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा अगर आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगे तो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मौसम का थोड़ा सा इफेक्ट हो गया था। सो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद और ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनने के बाद मैं आपको इसका मेन पार्ट बताना चाहूँगी। हॉस्टल में टाइम टाइम पर सफाई हो रही है या नहीं, वर्कर सही से काम कर रहे हैं, जैसे कि बाथरूम्स है और किचन है मेनली, और बच्चों के रूम्स हैं, पूरा हॉस्टल है वो साफ़ सफाई है कि नहीं है, वहाँ पर टाइम पे साफ़ सफाई हो रही है नहीं हो रही है। इससे हाइजीन मेंटेन होती है और फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की तबीयत खराब नहीं होती है, बच्चे हेल्दी रहती हैं। तो खाने पीने के साथ साथ बच्चों के हॉस्टल की साफ़ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, बाथरूम्स क्लीन होने चाहिए, किचन क्लीन होनी चाहिए। तो वर्कर्स को आपको इस तरह से जो है गाइड करना है कि वो अपना काम सही से करें और प्रॉपर टाइम पर करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका नेचर बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो कि बच्चे आपको अपना माँ बाप समझें, आपको अपना पेरेंट्स समझें। जैसे बच्चों के साथ आपका नेचर अच्छा हो, बात करने का तरीका अच्छा हो और आप बच्चों के साथ जस्टेबल हो, सॉफ्ट स्पोकन हो और बच्चों के लिए आप अटेंटिव भी हो। आपको अपना नेचर कैंडिड भी रखना होगा। एक हॉस्टल वार्डन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए अपने टाइम को लेकर, अपने वर्क को लेकर, सारे जो मैनेजमेंट हैं उनको लेकर। अगर आप पंक्चुअल रहेंगे, आप ईमानदार रहेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो आपकी जो जॉब है आप उसमें आप बहुत ही अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। आपका नेचर ऐसा हो कि बच्चे आपसे कम्युनिकेट कर सके बिना किसी हिचकिचाहट के। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के मन की बात आप समझ पाएं, क्योंकि अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को, आप उनकी मन की बात को नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे आपको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर बच्चे परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी परेशानी होगी। और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी इमेज खराब हो। अगर आप अपने हॉस्टल को प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे हर एक काम को, तो आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई शिकायत ऊपर तक नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपका काम सही रहेगा तो कोई आपको कुछ बोलने लायक भी नहीं रहेगा। आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो कंप्लेन है वो कभी भी आपसे, आपके जो बड़े अधिकारी, आपके डायरेक्टर जो रहेंगे उन तक कभी भी ना पहुंच पाए। और हर सिचुएशन को आपको इस तरह से हैंडल करना है कि वो बात बाहर ना जाए और उसका सॉल्यूशन आप खुद निकालना सीखें और खुद ही उसको सॉल्व करें और किसी और की हेल्प आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो कभी भी कोई भी परेशानी होती है, कोई भी कंप्लेन हो जाती है या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद ही सॉल्व कर लेना है, ताकि इससे जो आपकी इमेज है वो खराब नहीं होगी और सब कुछ प्रॉपर मेंटेनेंस में रहेगा। तो इसके साथ साथ आपको अपने ऑफिस का मैनेजमेंट भी हॉस्टल में ही बैठकर करना पड़ता है, वहाँ पे बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। और मतलब जितना टाइम बचता है, जब बच्चे स्कूल में बिजी होते हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपने क्वार्टर में आकर अपने आप को रेस्ट भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपको मतलब वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको प्रॉपर वहीं ही रहना है 24 घंटे, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ भी है, तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना होगा। तो इतना ज़्यादा प्रेशर से इस काम को नहीं करना है, ईजी वे में लेकर चलेंगे तो आपका अपनी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट नहीं होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इफेक्ट नहीं होगी। क्या हुआ मेरे बच्चा, क्या हुआ बिट्टू, चल ला मेरे को। उमंग आजा, आजा, हेलो कर दो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। मैं सौरभ जोशी ब्लॉग, सौरभ पीयूसी ब्लॉग देखता हूँ, बता दो, बता दो सबको। अभी देखना आप वीडियो में आऊँगी, ठीक है, जाओ।
हॉस्टल में होने वाली ज़रूरतों को आपको ध्यान देना होता है। जो भी खाना मतलब जो डिनर, जो आपका लंच डिनर जो खाना बन रहा होता है, उनका भी अरेंजमेंट आपको करने की जिम्मेदारी होती है। कभी कभी मंथली मीटिंग्स भी होती हैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में जाकर, तो वो भी आपको मतलब अरेंज करनी पड़ती है। इन सब कामों के बाद आपको जो आपने जो मैनेजमेंट किया है उस आपके पास रिटन वर्क भी उसका होना चाहिए, वो भी कभी कभी आपको सबमिट करना पड़ता है ऊपर। ये सब थी एक हॉस्टल वार्डन की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना मुझे पता था मेरे स्कूल कैंपस में, मैंने जो अपने हॉस्टल वार्डन्स को देखा था और जितना मुझे एक्सपीरियंस है देखकर, तो मैंने आपको वो सब चीज़ें आपको बताई। और बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर कोशिश करूँगी कि कमेंट में दे पाऊँ, क्योंकि और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी क्योंकि मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी कहा था कि मेरे घर का थोड़ा सा माहौल जो है अच्छा नहीं है और मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ फ़िलहाल, तो मैं उतना अच्छा आपको वीडियो में क्वालिटी नहीं दे पा रही हूँ और पूरा अच्छे से अरेंजमेंट करके आपको वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। पर मैं नहीं चाहती कि आपके जो क्वेरीज़ हैं वो आपके ही माइंड में रह जाए। मैं उनका आंसर देना चाह रही थी, तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कोशिश किया है और इसके आगे भी मैं बेहतर कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से एडजस्टेबल वीडियो मिले। अभी के लिए इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।